क्लास। आज हम टैक्सेशन समझने वाले हैं। टैक्स क्या होता है, या कर हिंदी में कहें तो टैक्सेशन क्या होता है, और इसके विभिन्न जो डायमेंशंस हैं, जिसमें सबसे पहले इसका डेफिनेशन और मीनिंग, अर्थ एवं परिभाषा, फिर इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस। टैक्स सिस्टम क्या होता है, इसको समझेंगे। करों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, ये देखना है। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, परोक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनके गुण अवगुण क्या हैं, और इनमें क्या अंतर होते हैं, ये देखा जाएगा। और आयकर तथा संपत्ति कर क्या होता है, मूल्यानुसार कर तथा विशिष्ट कर, एड वैलोरम टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स, ये देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट प्रतिगामी रिग्रेसिव टैक्सेस, अनुपातिक प्रगतिशील टैक्सेस, ये तीन टैक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस टाइप्स के से गवर्नमेंट टैक्स इंप्लीमेंट करती है, इसको भी इसमें हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टैक्स क्या होता है, या कर क्या होता है। तो कर, जैसे हम जानते हैं कि एक बहुत ही प्राचीन काल से टैक्स, चाहे राजा का जमाना हो या राजाओं के बाद फिर लोकतांत्रिक सरकारें आई, तो कोई भी गवर्नमेंट बनी तो कोई भी गवर्नमेंट तभी चल पाती है जब उसके पास इनकम हो, इनकम के सोर्सेस हो। तो इनकम के सोर्सेस में एक सोर्स तो यही टैक्स ही है। एक फीस लेती है गवर्नमेंट अपने विभागों से, विभिन्न प्रकार के। कई बार वो फाइन लगाती है, और कई बार डेप्ट लेती है, पब्लिक डेप्ट कहते हैं इसको, पब्लिक डेप्ट। तो ये तमाम उसके आय के स्रोत होते हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। इसमें से टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट उसका स्रोत होता है गवर्नमेंट का। तो इसलिए टैक्स को हमें पूरी तरह से समझना होता है। तो टैक्स जो गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आय का जरिया है, उसके गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो गवर्नमेंट बहुत सारे लोक कल्याण कार्य करती है, जैसे सड़क बनाना, सार्वजनिक जो पब्लिक गुड्स है, पब्लिक गुड्स तैयार करना, सार्वजनिक वस्तुएं, जैसे रोड हो गया। रोड कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं बनाएगा, रोड हमेशा गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो रोड हो गया, या सार्वजनिक रूप से यूज की जाने वाली वस्तुएं, रोड हो गया, बिजली हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो सार्वजनिक रूप से यूज की जाती हैं, तो उसको गवर्नमेंट बनाती है, और उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। फ्रांस में जो क्रांति हुई, फ्रांस क्रांति का एक बड़ा वजह टैक्स का ठीक से लागू होना नहीं था। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी लगभग 1789 में, 89 में, तो उसमें यह माना गया कि जो टैक्स है, टैक्स ज्यादातर गरीब किसानों पे था। पुअर पीपल टैक्स देते थे, गरीब किसान टैक्स देते थे, और जो राजा था और उसके तहत जो पुजारी और अन्य मंत्री और प्रशासनिक जो जम जमात था, वो सभी लोग टैक्स नहीं देते थे। और इसलिए वो केवल टैक्स का बोझ केवल पुअर पीपल पे था, पुअर गरीब किसानों पे, मजदूरों पे ही टैक्स पड़ता था। और जो नौकरशाह था, यानी कि जो अफसर थे, सरकार के मंत्री थे और राजा थे, वो कोई भी टैक्स नहीं देता था। केवल वो टैक्स के खजाने का मौज मस्ती में इस्तेमाल करते थे, और जिसकी वजह से टैक्स का भार किसानों पे बढ़ता गया, और जो फ्रांस की क्रांति का कारण बढ़ा। फिर किसान और मजदूरों ने मिल करके और राजा के महल को ध्वस्त कर दिया, और धीरे धीरे क्रांति को जन्म मिला। क्योंकि एक जो बड़ा वर्ग है किसान और मजदूरों का, वह उसके ऊपर टैक्स इतना ज़्यादा हो गया कि वह उसको सहन करने में सक्षम नहीं रहा। तो फ्रांस क्रांति का, जो यूरोप का सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है और क्रांति की शुरुआत मानी जाती है यूरोप में, उसका कारण बना कि टैक्स ज़्यादा हो गया और टैक्स को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई गवर्नमेंट। तो इसलिए जरूरी होता है कि टैक्स देश में अच्छे से लागू हो और उसको लोग अच्छे से समझें, तो गवर्नमेंट चल पाती है। तो हमने देखा कि कर क्यों जरूरी है, और कर के क्या उपयोग हैं। गवर्नमेंट उनका उपयोग करती है लोक कल्याण में, लोगों के इलाज पे, शिक्षा पे, सड़क पे, बिजली पे, सुरक्षा पे, देश की सुरक्षा जरूरत होता है। तो इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट व्यय करती है, और इसलिए टैक्स की अहमियत है देश में। तो टैक्स की कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों ने यहाँ टैक्स की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सबसे पहला जो परिभाषा है वो
प्रोफेसर सेलिगमैन ने दिया। सेलिगमैन कहते हैं कि कर व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला वह अंशदान, अनिवार्य अंशदान है जिससे सामान्य लाभ वाले कार्यों के खर्चे को पूरा किया जाता है, जिसका लाभ की प्राप्ति से कोई संबंध नहीं होता है। तो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है लोगों से, व्यक्ति जो टैक्स देता है, उसका व्यय किया जाता है, सामान्य लाभ के खर्चे को पूरा करती है गवर्नमेंट, और उसका लाभ कमाने से गवर्नमेंट उससे कोई प्रॉफिट नहीं कमाती है, केवल लोगों के कल्याण पे खर्च करती है। जैसे शिक्षा हो गया या सड़क हो गया, शिक्षा, सड़क, ठीक है, बिजली, आपदाओं पे खर्च किया करती है सरकारें, आपदाओं को नियंत्रित करती है। तो इन सब चीज़ों पर खर्च करती है ताकि देश का विकास हो सके। प्रोफेसर बेस्ट बेल ने परिभाषा दिया कि कर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की संपत्ति का वह भाग है जो सार्वजनिक सेवाओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से ले लिया जाता है। सार्वजनिक सेवाएं जो सभी लोगों के उपयोग के लिए सेवाएं उत्पादित की जाती हैं या वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे रोड बनाया जाता है तो रोड टुकड़े टुकड़े करके नहीं बेचा जा सकता है, इसलिए कोई प्राइवेट व्यक्ति रोड को नहीं बनाता है, रोड गवर्नमेंट ही बनाती है, और उसका उपयोग सब लोग करते हैं, गरीब भी करता है, अमीर भी करता है, लेकिन उस रोड को बनाने में अमीरों से टैक्स ले लिया जाता है। डाल्टन का परिभाषा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो इस प्रकार है कि कर सार्वजनिक अधिकारी द्वारा लगाया जाने वाला वह अनिवार्य स्थान है जिसका संबंध करदाता को प्राप्त होने वाली सेवा से नहीं होता, तथा जो किसी वैधानिक अपराध या जुर्माने के रूप में नहीं होता। तो यह एक अनिवार्य अंशदान है, आपको अनिवार्य रूप से करना ही करना है, और इसका किसी से लाभ से नहीं जुड़ा होता है, और ना ही यह जुर्माने के रूप में होता है। ये देश के विकास के लिए अ, देना ही होता है गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट ये सब व्यवस्थाएं कर सके और देश में विकास हो सके। तो ये तीन परिभाषाएं हमने देखा टैक्स की, ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके विशेषताओं को देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस। तो विशेषताएं क्या क्या है, इसे हम यहाँ पे समझेंगे। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कर जनता द्वारा सरकार को दिया गया एक भुगतान है। कर गवर्नमेंट को दिया जाता है और जनता या व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाता है, और यह एक अनिवार्य अंशदान है। पहली विशेषता यह है कि कर जनता द्वारा सरकार को दिया गया भुगतान है, वो अनेक रूपों में किया जाता है भुगतान, और यह एक अनिवार्य अंशदान है, ये ऐच्छिक नहीं है। ऐसा नहीं कि इच्छा किया तो दिया, नहीं किया तो नहीं दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ये अनिवार्य रूप से लोगों पर लगाती है। आप कुछ वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु की कीमत में वो टैक्स लगा ही रहता है, तो आपको वो वस्तु तभी मिलेगी जब आप उस कीमत को देंगे, तो अनिवार्य रूप से वो टैक्स देना ही होता है। या इनकम टैक्स जिन व्यक्तियों पर लगाया जाता है, वह व्यक्ति उस टैक्स को देते ही देते हैं, उसे इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, करों से प्राप्त राशि का प्रयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है। तो कर से जो राशि, जो गवर्नमेंट को धनराशि प्राप्त होती है, वो सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है, यानी कि यह नहीं कि किसी एक व्यक्ति के खाते में सारा पैसा भेज दिए, वह सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है, देश के लोगों के हित के लिए किया जाता है। जैसे सड़क बनाया जाएगा, बिजली बनाया जाएगा, या शिक्षा के संस्थान बनाए जाएंगे, स्वास्थ्य अस्पताल बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, या किसी व्यक्ति विशेष के हित में नहीं किया जाता है। चौथा है, कर के रूप में अंशदान तथा उससे मिलने वाले लाभ के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। लाभ के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कर हमने दिया, किसी को टैक्स दिया, और तो हम ये इंतजार करें कि हमें उससे कोई लाभ मिलेगा। इसका कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है। हो सकता है कि जिसने टैक्स दिया है उसको उसका लाभ मिल ही नहीं रहा हो। जैसे टैक्स दिया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने, अमीरों ने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने उसे कोई सिविल बना दिया या कोई हॉस्पिटल बना दिया, और हो सकता है उस हॉस्पिटल में उसके बच्चे या वे कोई कभी इलाज ना करा रहे हो, ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए बनाया जाए, तो इसमें उसका कोई लाभ नहीं हुआ उस व्यक्ति का जिसने टैक्स दिया। तो इसलिए लाभ का उसे कोई संबंध डायरेक्ट नहीं होता है। बस हम टैक्स दे देते हैं और भूल जाते हैं। बाकी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट किस चीज़ों पे खर्च करती है, उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता कि हमने टैक्स दिया तो हमें हमारे ऊपर ही खर्च करें, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है। सरकार जो कर लेती है उसे लौटाने का दायित्व तो सरकार के ऊपर भी नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, उसे हम नहीं कह सकते हैं कि हमने टैक्स दिया था, आपने कुछ काम किया नहीं और हमें वापस करो। हमारे लिए कुछ काम नहीं किया, या हमारे लिए रोड नहीं बनाया, हमारे दरवाजे के बाहर रोड नहीं बनाया, या हमने कभी इलाज नहीं कराया जो आपने अस्पताल बनाया, तो हमारा हमारा टैक्स हमें वापस कर दो। ऐसा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेती है, बाकी आप भूल जाइए गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती है, उससे आपको लौटाने का या आपको वापस देने का कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए यह हम उससे गवर्नमेंट से नहीं मांग सकते। तो ये विशेषताएं थी। अब टैक्स सिस्टम होता है, कर प्रणाली जानते हैं कि ये क्या होता है। कर प्रणालियां दो प्रकार की होती हैं। कर प्रणालियां, एक होता है एकल एकल कर प्रणाली, यानी कि सिंगल टैक्स सिस्टम,
सिंगल टैक्स सिस्टम ये बताता है कि जब कर का बेस कोई एक तत्व हो, जैसे यदि गवर्नमेंट लगा कह दिया कि केवल हम भूमि पर कर लगाएंगे, लैंड आधार होगा, यानी कि इससे ज्यादा, यानी कि यदि किसी की भूमि आ, 1 बीघा से ज्यादा है या 1 एकड़ से ज्यादा है, 1 एकड़ से ज्यादा है, तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे, 20% टैक्स लगाएंगे। तो और किसी चीज पे, चाहे उसकी आमदनी क्या है या उसको लाभ किसी बिजनेस से क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो केवल लैंड पे उसने टैक्स लगा दिया, तो उसे हम कहते हैं एकल कर प्रणाली, यानी कि और कोई आधार नहीं बनाया, किसी एक एक को आधार बना लिया, या उसने केवल इनकम को आधार बना लिया। केवल इनकम, किसी की आय यदि 1 लाख से ऊपर है, तो वह टैक्स देगा, 10% टैक्स देगा। बाकी चीज़ों को भूल गया, उसके पास लैंड कितना है, ज़मीन कितना है, या संपत्ति कितना है, या वो उसके पास और किसी से कितना आमदनी आ रहा है, वो सब छोड़ दिया। केवल इनकम को गवर्नमेंट ने आधार बना लिया। यदि आपके पास इनकम, आपके खाते में 1 लाख से ज़्यादा आ रहा है, तो हम उस पर टैक्स लेंगे। तो इसको हम एकल कर प्रणाली कहते हैं, यानी कि किसी एक को आधार बना ले, या लैंड को, ज़मीन को, या इनकम को, या संपत्ति को, वेल्थ को, किसी एक को। और एक होता है, दूसरा होता है बहु कर प्रणाली, प्रणाली मल्टी मल्टी टैक्स सिस्टम। तो इसमें कई चीज़ों को आधार बनाया जाता है, जैसे संपत्ति को भी आधार बना लेंगे, वेल्थ टैक्स भी लगाएंगे किसी के ऊपर, यदि इससे ज़्यादा, यानी 20 लाख से ऊपर का वेल्थ है, तो 20 लाख से ऊपर का वेल्थ है तो वो टैक्स दे। या और इनकम को भी हम ना लिए, इनकम टैक्स भी लागू कर दिए कि किसी का 1 लाख से ऊपर यदि है इनकम, तो वो भी देगा। लैंड के ऊपर भी टैक्स लगा दिए। तो कई चीज़ों को आधार बना दिए, तो उसको हम कहते हैं बहुकर प्रणाली। तो डाल्टन ने बहुकर प्रणाली को ही तवज्जो दिया था, बहुकर प्रणाली को ही चुना था, और सरकारें भी बहुकर प्रणाली को ही इम्प्लीमेंट करती है। तो ये दो तरह के टैक्स सिस्टम हम पढ़ते हैं। इसको थोड़ा यहाँ देख भी लेते हैं। एक कर प्रणाली है पहला, सिंगल टैक्स सिस्टम, जब केवल एक ही प्रकार का कर लगाया जाता है, अर्थात करोड़ पर केवल एक ही आधार चुना जाता है, चाहे वह आधार भूमि हो या आय हो। ठीक है, तो एकल कर प्रणाली कहते हैं। बहुकर प्रणाली, जब कर प्रणाली एक से अधिक प्रकार के प्रचलित हों, तो उसको बहुकर प्रणाली कहते हैं। एक कर प्रणाली के पक्ष में कहने की अपेक्षा विपक्ष में कहने के लिए अधिक बातें हैं। बहुकर प्रणाली एक कर प्रणाली की अपेक्षा अधिक उत्तम है। तो यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि जहां भी बहुकरण प्रणाली प्रचलित हो, वहां सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि करों की संख्या इतनी अधिक ना हो जाए कि कर प्रणाली बहुत अधिक उज्जरपूर्ण हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि एक से अधिक कर प्रणाली लगा रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कर प्रणाली लगा दिए और भूल गए कि कितने प्रकार के कर प्रणाली है। तो कर प्रणाली एक से अधिक हो लेकिन ज्यादा अधिक ना हो, ये कहने का मतलब। तो डाल्टन कहते हैं कि बहुकर प्रणाली ज्यादा बेहतर है एक कर प्रणाली से। तो दो तरह की टैक्स प्रणाली है, एक कर प्रणाली सिंगल टैक्स सिस्टम और मल्टीपल टैक्स सिस्टम। तो मल्टीपल टैक्स सिस्टम को ज़्यादा बेहतर बताया गया। तो ये दो प्रणालियाँ हैं, ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इस टॉपिक का, वो है करों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। तो टैक्स मुख्य रूप से, मेन टैक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जो गवर्नमेंट सीधे उस व्यक्ति पे लगाती है, जो व्यक्ति उसका भुगतान करने वाला होता है, जिसको वह उसका भुगतान करना होता है, और वह उस टैक्स को टाल मटोल नहीं कर सकता है, किसी और व्यक्ति के ऊपर नहीं टाल सकता है। उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कर कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, वह इधर उधर उसको शिफ्ट नहीं कर सकता है और उससे बच नहीं सकता है। यानी कि सीधा उस व्यक्ति को भुगतान करना होता है जिस पे वह टैक्स भेजा जाता है, जिस पे वो टैक्स लगाया जाता है, या जिस व्यक्ति के ऊपर वो टैक्स टारगेट करता है। यह JS मिल ने यही परिभाषा दिया, और यही परिभाषा प्रोफेसर डाल्टन ने भी दिया कि कर वंचन को आधार बनाया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स जो आता है वो होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सीधा जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है वह व्यक्ति ही उस टैक्स को देता है, वो किसी और को नहीं टाल सकता है। यदि लगा दिया जाता है टैक्स की 1 लाख से ऊपर जिस व्यक्तियों का आय है, वह टैक्स देंगे, 10% वह टैक्स गवर्नमेंट को जमा करेंगे। तो अब जिन व्यक्तियों का इनकम 1 लाख से ऊपर होगा, वे 10% की दर से, यानी कि 10,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स भेज देंगे। तो इसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसको हम ये इससे वो बच नहीं सकते। ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जस मिल कहते हैं
कि वह टैक्स जो दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट किया जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स दूसरे व्यक्तियों पे शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे सेल टैक्स। सॉरी, सेल टैक्स। सेल टैक्स हम शिफ्ट कर सकते हैं कंज्यूमर पे, कंज्यूमर्स पे। सेल टैक्स प्रोड्यूसर पे लगाया गया, उत्पादक पे लगाया गया, और उत्पादक ने वह टैक्स, उस टैक्स तो दे दिया गवर्नमेंट को, लेकिन उस टैक्स की कीमत, टैक्स को प्राइस में ऐड कर दिया, और प्राइस में ऐड कर दिया तो कंज्यूमर उस प्राइस को देगा। तो इस प्रकार से जो टैक्स था प्रोड्यूसर के ऊपर, उत्पादक के ऊपर, विक्रेता के ऊपर, वह टैक्स कंज्यूमर पे आ गया, और कंज्यूमर उस टैक्स को पे करता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स, उत्पाद टैक्स या सेल टैक्स, वो टैक्स होते हैं जो, या जो जिस पे लगाया जाता है वह उसका भुगतान कर भी सकता है और उसको टाल भी सकता है कंज्यूमर पे। तो वह टैक्स, जिस जिस टैक्स से व्यक्ति बच सकता है, या उसका विवर्तन, या उसका शिफ्टिंग दूसरे पे कर सकता है, वह इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। इसका उदाहरण है सेल टैक्स। तो ये दो तरह के टैक्स मुख्य रूप से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और हमने देखा कि दोनों क्या होते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। पहली परिभाषा है, मिल ने दिया, और मिल कहते हैं कि प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी व्यक्ति से वसूल किया जाता है जिससे यह आशा की जाती है कि वही उसका भुगतान करेगा। और प्रत्यक्ष कर जो किसी व्यक्ति से आशा से प्राप्त किए जाते हैं कि वह दूसरे से वसूल कर लेगा या क्षेत्रपूर्ति कर लेगा। जैसा अभी हमने बताया कि इनकम टैक्स जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, वह डायरेक्ट टैक्स होता है। और बिक्री कर परोक्ष कर होता है या अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिस पे लगाया जाता है वह उस कर का विवर्तन कर देता है, शिफ्टिंग कर देता है। टैक्स शिफ्टिंग कहते हैं इसको। यह उत्पादक उपभोक्ताओं पे शिफ्ट कर देता है, उसे कर विवर्तन कहते हैं। तो यह इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। डाल्टन ने भी विवर्तन को ही आधार माना। उनके अनुसार प्रत्यक्ष कर वह है जिसे वही व्यक्ति चुकाता है जिस पर नियमता वह लगाया जाता है, यानी कि वह दूसरे पे विवर्तित नहीं कर सकता, यानी कि शिफ्टिंग नहीं कर सकता है, दूसरे पे टाल नहीं सकता है, वह डायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन परोक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स वह होता है जो पूर्णतः या आंशिक रूप से दूसरे पे टाल देता है या दूसरे पे शिफ्ट कर देता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर टैक्स वो वे होते हैं। प्रत्यक्ष कर वो होता है जो हम दूसरे पे टाल ही नहीं सकते, जिस पे लगाया गया, यानी कि अ, जिस व्यक्ति पे टैक्स लगता है, यानी कि उसको कहते हैं कराघात, करापात, कराघात। तो करापात टैक्स इंसिडेंस, तो जिस पे टैक्स लगता है वही उसका भुगतान करता है, यानी कि वो शिफ्टिंग नहीं कर सकता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में जिस पर टैक्स लगता है वो दूसरे पे डाल सकता है। तो ये दो होते हैं। अब इसके गुण और दोष को देख लेते हैं। प्रत्यक्ष करों के क्या क्या गुण हैं, मेरिट्स या डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसमें निश्चितता का गुण होता है। यह निश्चित होता है कि किन लोगों को देना है और किन लोगों को नहीं देना है। जैसे इसमें फिक्स होता है कि यदि 1 लाख से ऊपर जिनका इनकम है वो 10% के दर से टैक्स भुगतान करेंगे। तो निश्चित हो गया कि जिन व्यक्तियों का, अब सबको पता हो जाएगा कि जिन व्यक्तियों का जितना 1 लाख से ऊपर इनकम है उनके 10% के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स चुका देना है, गवर्नमेंट के तिजोरी में जमा कर देना है। तो ये निश्चित होता है, सर्टेन होता है। नेक्स्ट होता है न्यायपूर्ण, जस्टिफिकेशन होता है। क्योंकि जस्टिफिकेशन इसलिए कि 1 लाख से ऊपर, यानी कि जो व्यक्ति के पास पैसा है कम से कम 1 लाख रुपया, वही इसको देगा। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति गरीब है या जो कुछ कमा नहीं पा रहा है या जो बहुत ही कम पैसे कमा रहा है वह भी टैक्स देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो ये न्यायपूर्ण होता है, जस्टिफाइड होता है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है, जिस जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है वही देगा, बाकी लोग नहीं देंगे। इलास्टिसिटी होती है इसमें, लोच होता है, और इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। और गवर्नमेंट कई बार इसको चेंज कर देती है, 1 लाख को छोड़ देती है, फिर लागू करती है कि 2 लाख से ऊपर जिनके पास रहेंगे वही देंगे। तो इस प्रकार से इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। मित व्ययिता पाई जाती है। इकोनॉमी इस पे, इसको वसूलने में ज़्यादा खर्चा नहीं गवर्नमेंट को करना पड़ता है। लोगों को पता होता है कि हमें टैक्स देना है, और लोगों का अकाउंट, सारे अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होते हैं, उनको बराबर मॉनिटरिंग होती है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है। तो इसलिए लोग इससे बच भी नहीं पाते हैं, और लोग इसको ईजिली गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देते हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। जनता में संतोष होता है, जनता को ये खुशी होती है कि हमें टैक्स देना है क्योंकि हमारा इनकम इतना है, या हमें टैक्स नहीं देता है देना है क्योंकि हमारा इनकम इतना है ही नहीं। तो गवर्नमेंट को भी कोई, लोगों को भी कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है पेमेंट करने पे, और लोग खुश होते हैं कि जो लोगों के पास, जिन लोगों के पास इनकम है, जिन लोगों के पास ज़्यादा इनकम है वही इसका पेमेंट करेंगे। शैक्षणिक मूल्य होता है। शैक्षणिक मूल्य मतलब कि हम हमें पता होता है कि हम टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स को देश के विकास के लिए किन चीज़ों पे खर्च किया जाएगा, और सुरक्षा पे खर्च किया जाएगा, जो हमारे ही फायदे के लिए है। नेक्स्ट, न्यूनतम त्याग पर जनता से कर की प्राप्ति। तो
इस पे ये होता है कि गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलती है वो बहुत ही न्यूनतम त्याग करना पड़ता है गवर्नमेंट को। बहुत ही कम हिस्सा गवर्नमेंट जनता का की कमाई का बहुत कम हिस्सा लिया जाता है। अब जैसे 2 लाख यदि किसी का इनकम है तो उसे कह दिया जाए कि आपको 5% टैक्स देने हैं गवर्नमेंट को, तो बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट लेती है और गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो लोगों को ज़्यादा इसका बर्डन नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट है इसके क्या दोष हैं ये हम देखेंगे। प्रत्यक्ष करों के या डायरेक्ट टैक्सेस के क्या क्या दोषेस दोष हैं वो हम देखेंगे। डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसमें एक तो ये असुविधा रहती है, इनकन्वीनियंट होता है कि कैसे वसूलना है लोगों को। इसमें कोई लोग किस तरह से अपने टैक्स को जमा करें, टैक्स कैसे लोग उसको फाइल करें और टैक्स को किस अकाउंट में या किस माध्यम से गवर्नमेंट को हम जमा करें, फ्रॉड ना हो। और लोगों को कई बार पता नहीं चलता है कि कितना टैक्स उन्हें जमा करना है और किस तरह से उनका टैक्स जमा हो गया ये उनको कैसे पता चले। तो इस तरह के असुविधाओं का सामना करना पड़ता है लोगों को। कर वंचन या टैक्स इवेजन की इसमें स्थिति आ जाती है। लोग अपना इनकम कम दिखा के या दूसरे के खाते में अपना इनकम को दिखा के अपना खाता दूसरा दिखा करके और उससे टैक्स से बचने की कोशिश कर लेते हैं। कर निर्धारण की मनमानी, अधिकारी की मनमानी रहती है। टैक्स जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं वो कई बार अपने हिसाब से टैक्स वसूल लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति टैक्स नहीं जमा कर पाया तो उससे फाइन वगैरह अपने मनमानी के हिसाब से या उससे घूस ले लेते हैं। तो टैक्स निर्धारण, टैक्स अधिकारी के जो मनमानी रहती है उससे लोगों को परेशानी होती है और इस मनमानी से लोगों का नुकसान भी होता है। कार्य करने की इच्छा हतोत्साहित होती है, यानी कि लोग सोचते हैं कि हम पैसे हम कमा रहे हैं और गवर्नमेंट हमारे पैसे से ले रही है, तो इससे हतोत्साहित होता है कि जो नहीं कमा रहे हैं या जो गरीब हैं वो भी, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो वो भी, उनको भी शिक्षा और अस्पताल और सड़कें बराबर यूज कर रहे हैं लेकिन उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। और हम मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं और उस पैसे से गवर्नमेंट उसमें से पैसे ले रही है, तो इससे वो थोड़ा निराश होते हैं, काम करने की रुचि उनके अंदर कम होती है। और कई बार देखा जाता है कि यदि ज़्यादा टैक्स लग रहा है, 20% 30% टैक्स लगने लगते हैं, तो लोग देश छोड़ के दूसरे देशों में भी भाग जाते हैं। जो अमीर होते हैं वो उस देश को छोड़ के दूसरे देश में भी शिफ्ट होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं और गवर्नमेंट हमारी मेहनत का पैसा ले रही है। तो इस तरह की भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आपके देश से सारे अमीर यदि चले जाएंगे तो गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलेंगे। गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिलेंगे तो गवर्नमेंट कैसे रोड बनाएगी या कैसे पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त रखेगी या अस्पताल कैसे बनाएगी, तो ये दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है आय की अपर्याप्तता। केवल एक टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को लगा करके गवर्नमेंट को पर्याप्त आमदनी नहीं प्राप्त होती है। गवर्नमेंट को उतनी आमदनी नहीं प्राप्त होती है जिससे कि उसके खर्चे पूरे हों। तो ये कुछ दोष थे प्रत्यक्ष करों के। अब परोक्ष करों के या इनडायरेक्ट टैक्स को समझते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स लगाने के क्या क्या फायदे हैं वो देखते हैं। परोक्ष करों के गुण, मेरिट्स या एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक तो विस्तृत आधार होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी हमने देखा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस वे होते हैं जो वस्तुओं पे लगाए जाते हैं और जिसमें सेल टैक्स या प्रोडक्शन टैक्स, ये सब टैक्सेस होते हैं। सीमा कर, ये सब टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो उपभोक्ताओं को ज़्यादातर टैक्सेस चुकाने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट निर्धारित करती है कि किन वस्तुओं पे टैक्स लगाने हैं। तो इसके गुण ये है कि विस्तृत आधार होता है। बहुत सारे इसके आधार होते हैं जो गवर्नमेंट लगा सकती है। और क्योंकि देश में बहुत सारी वस्तुएं एवं सेवाएं बनाई जाती हैं, उनकी गिनती नहीं है। जूते से लेकर के और कपड़े और चश्मा और सिगरेट और बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हम लोग, गाड़ियां हैं, लोग दैनिक सेवाओं में यूज करते हैं, दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो हर वस्तु पे टैक्स गवर्नमेंट लगाती ही है। तो बहुत बड़ा इसका ब्रॉड एरिया है, उसमें कोई कमी नहीं है, टैक्स लगाने के लिए पर्याप्त जगह है। और इसलिए इसकी ये खासियत है कि गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा आधार मिल जाता है और आमदनी का जरिया मिल जाता है जिस पे गवर्नमेंट टैक्स लगा करके, और किसी एक वस्तु पे 2-4 रुपए भी लगा देती है तो करोड़ों रुपए उसको रातों रात प्राप्त हो जाते हैं। तो विस्तृत आधार है गवर्नमेंट के पास। दूसरा फायदा यह है परोक्ष कर का कि भुगतान की सुविधा है। वस्तुओं की कीमत में लग जाता है और वस्तु को खरीदते समय ही उपभोक्ता उसका भुगतान कर देता है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अलग से टैक्स भुगतान करने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति उस वस्तु को खरीदेगा, खरीदते ही ऑटोमेटिक उस वस्तु में, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राइस में ही
इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस लिखा रहता है। तो प्राइस जैसे ही देता है उपभोक्ता, जैसे हम कोई बिस्किट का पैकेट लेते हैं और पैकेट बिस्किट के पैकेट के लिए 10 रुपये देते हैं, तो 10 रुपये में ही टैक्स छिपा हुआ है, तो वो टैक्स गवर्नमेंट के पास चले गए। तो यदि वो कोई 50,000 का भी कोई वस्तु लेता है तो उसमें टैक्स गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक चला गया। तो भुगतान की सुविधा होती है। न्यायपूर्ण इसलिए है या क्योंकि जो व्यक्ति खरीदता है वही उसका भुगतान करता है। अब कोई व्यक्ति शराब खरीदता है तो शराब पर टैक्स का भुगतान वही करेगा जो उसका उपभोग करने वाला है, या कोई व्यक्ति सिगरेट खरीदता है तो उसका भुगतान वही करेगा जो उसका उपभोग करने वाला है। तो इसलिए न्यायपूर्ण है। ऐसा नहीं कि जो सिगरेट नहीं पी रहा उसको भी भुगतान करना है, ऐसा नहीं है। तो न्यायपूर्ण है। यदि हम 50,000 रुपए का मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो 50,000 वाले मोबाइल पे टैक्स वही भुगतान करेगा जो उसका उपभोग करने वाला है। नेक्स्ट लोचपूर्ण है यह। इसमें इलास्टिसिटी है कि जब कोई उपभोग कर उस व्यक्ति को जब जब सरकार सोचती है कि उस वस्तु को के उपभोग को रोकना है, जैसे सरकार चाहती है कि यदि शराब के सेवन को वाइन वाइन के सेवन को रोकना है तो उस पर टैक्स बढ़ा सकती है। टैक्स बढ़ा करके और उसके उपभोग को कम कर सकती है। विवर्तन की संभावना पूरी तरह से रहती है। अभी हम देख रहे थे कि इस पे टैक्स यदि प्रोड्यूसर पे, यदि उस वस्तु के निर्माता पे टैक्स लगाया जाता है तो उस टैक्स को वह शिफ्ट कर सकता है कंज्यूमर पे, और कंज्यूमर उसका भुगतान करेगा। ठीक है, कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया जाता है, कंज्यूमर उसका पेमेंट करता है। कार्य करने की इच्छा तथा बचत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, चूंकि यह कर लगाया ही जाता है जो उसका उपभोग करता है उस पे। तो इस पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, लोगों के कार्य करने की इच्छा पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो वस्तु जो व्यक्ति उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, वही उसके प्राइस को पे करता है, और प्राइस में ही इंक्लूड रहता है टैक्स। तो इसमें कोई उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। विलासिता की वस्तुओं के उपभोग में कमी लाई जा सकती है। यदि हम विलासिता की वस्तुओं को के उपभोग को कम करना चाहते हैं तो विलासिता की वस्तुएं, जैसे यदि हम अ, 10 लाख की गाड़ी बुक कर रहे हैं और 1 करोड़ की गाड़ी का उपभोग कर रहे हैं, तो 1 करोड़ की गाड़ी हम कह सकते हैं कि ये विलासिता की वस्तु है। या मोबाइल फ़ोन हम यूज करें, उसके लिए हम कहें कि 1 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन यूज करें, तो ये सब विलासिता की वस्तुएं हैं कि कम कीमत में वो वस्तुएं उपलब्ध हैं। या सिगरेट हो गया, या वाइन हो गया, शराब हो गया, ये सब विलासिता की वस्तुएं होती हैं, और इसके उपभोग को कम करने के लिए गवर्नमेंट उसमें टैक्स को बढ़ा सकती है और उसके उपभोग को कम कर सकती है। अल्पविकसित देशों में पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। तो यदि वस्तुओं के कीमत में टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए, और टैक्स बढ़ा करके गवर्नमेंट चाहे तो ढेर सारी मात्रा में आमदनी इकट्ठा कर सकती है, इनकम इकट्ठा कर सकती है, और उसका उपयोग कैपिटल फॉर्मेशन में कर सकती है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब अच्छी सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, मशीनों का निर्माण कर सकती है जो देश के विकास में काम आए। कर वंचन कठिन है इसमें, यानी कि टैक्स इवेशन कठिन है, क्योंकि वस्तु के प्राइस में ही टैक्स छिपा होता है, और उस वस्तु को खरीदते ही उसका प्राइस जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो उसमें ऑलरेडी टैक्स पेमेंट हो जाता है। इसमें टैक्स छिपा रहता है, ऑलरेडी टैक्स पेमेंट हो जाता है, तो इसे इसमें अप्रत्यक्ष करों में टैक्स से बचना असंभव है। तो ये इसके कुछ गुण थे। अब इसके कुछ अवगुण या डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज को भी हम देखेंगे यहाँ पे। डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसको यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। डिसएडवांटेज में पहला है अमित व्ययी है। इस पे बहुत सारा खर्चा पड़ता है गवर्नमेंट को वसूलने में, और मॉनिटरिंग करना पड़ता है, और गवर्नमेंट को बहुत सारा एक्सरसाइज करना पड़ता है कि कौन सा वस्तु कौन बना रहा है और उसका पता लगाना, और उस वस्तु को, क्योंकि एक वस्तुओं को बहुत सारे लोग बनाते हैं, निर्माण करते हैं, और वो कहाँ बन रहा है उसको पकड़ना, और उससे टैक्स लेना, फिर वो भले टैक्स को अपने वस्तु के प्राइस में जोड़ करके और वसूल लेगा कंज्यूमर से। दूसरा है अन्यायपूर्ण। अन्यायपूर्ण यह है कि कई बार जरूरी वस्तुओं पर भी टैक्स को लगाया जाता है, और जो उस वस्तु का उपभोग करता है चाहे वो गरीब हो तो भी उसको पेमेंट करेगा। यदि कोई गरीब पानी का बोतल खरीदता है, वाटर का बोतल, तो वाटर का बोतल खरीदता है गरीब भी, तो ये नहीं कि उससे पूछ करके उसकी इनकम क्या है तब दुकानदार उससे कीमत लेगा। दुकानदार की उसकी इनकम नहीं पूछता है, सीधे उससे उसकी कीमत ले लेता है। तो कई बार कोई गरीब भूखा है या प्यासा है, तो वो यदि खाने का पैकेट खरीदता है या कुछ खाने की वस्तुएं खरीदता है तो उसके प्राइस को पेमेंट करता है, और प्राइस का पेमेंट करता है तो जो विक्रेता होता है वो उसके इनकम को नहीं पूछता है कि तुम्हारी इनकम क्या है, वो उससे उतनी कीमत लेता है जितनी कीमत उस पर लिखा होता है। तो ये एक तरह से अन्यायपूर्ण भी दिखने लगता है। तीसरा है मांग में कमी होगी, फलस्वरूप रोजगार उत्पादन आय में कमी होगी। चूंकि टैक्स की वजह से प्राइस बढ़ जाता है, और प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होती है तो
निश्चित रूप से उत्पादन कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है तो एम्प्लॉयमेंट कम होता है, और इस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट कम होता है तो इनकम कम होता है, इनकम कम होगा तो अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में जाएगी या मंदी की स्थिति में चली जाती है, इसलिए विकास अवरुद्ध होता है देश का। परोक्ष करों में प्रत्यक्ष कर की अपेक्षा करदाता को अधिक त्याग करना पड़ता है। तो करदाता को अधिक त्याग करना पड़ता है परोक्ष करों में, इनडायरेक्ट टैक्सेस में, क्योंकि उसके प्राइसेस हाई होते हैं, और प्राइसेस हाई होने के कारण कारण यदि जो कम आमदनी वाले व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है उसका त्याग अधिक होगा, क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो अमीर के लिए कम होता है, गरीब के लिए ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसका त्याग भी ज़्यादा होगा। लोच की कमी होती है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, क्योंकि यह हर व्यक्ति को उस प्राइस को पेमेंट करना ही होता है, और इसकी वजह से इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर, डिफरेंसेस क्या होते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या होगा, उसको हम यहाँ एक टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको हम एक एक करके ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आ, पहला है नंबर वन, व्यक्ति और निगम दोनों इन करों को इस टेबल में डायरेक्ट टैक्स दिखाया गया है, प्रत्यक्ष कर, और इस टेबल में अप्रत्यक्ष कर कर दिखा करके और इनका अंतर दिखाया गया है। तो पहला है, व्यक्ति और निगम दोनों इन करों का भुगतान करते हैं, यानी कि डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगा दिया गया वो उसका भुगतान अनिवार्य रूप से करेगा। व्यक्ति के ऊपर आयकर या निगम के ऊपर आयकर लगाया गया तो वो उन दोनों लोग डायरेक्ट उसका भुगतान गवर्नमेंट को करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स यदि लगाया जाता है तो यह अंतिम उपभोक्ता इन करों का भुगतान करते हैं, क्योंकि वह टैक्स शिफ्ट कर दिया जाता है कंज्यूमर के ऊपर, उपभोक्ता के ऊपर। तो शिफ्टिंग की व्यवस्था केवल इनडायरेक्ट टैक्स में है, डायरेक्ट टैक्स में शिफ्टिंग की व्यवस्था नहीं है, यानी कि कर विवर्तन नहीं हो सकता है। दूसरा है, आय और लाभ के आधार पर कर की दर निर्धारित करती है, यानी कि आय क्या है और लाभ कितना हो रहा है इसके आधार पर कर की दर निर्धारित होती है। यानी कि आय यदि 1 लाख रुपए है, जैसा कि हम देखते हैं 1 लाख रुपए है तो 10% है, यदि का आय बढ़ करके 2 लाख रुपए हो गई तो उस पर 15% आय कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आय के आधार पर आय जितना ज़्यादा रहेगा टैक्स का दर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यह देख कर लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि इनकम कुछ भी नहीं है और टैक्स लगा दें, या इनकम बहुत कम है और टैक्स लगा दें। तो आय और लाभ के आधार पर ही टैक्स निर्धारित किया जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर में ऐसा कुछ नहीं होता है। अप्रत्यक्ष कर में आपको समान राशि देना है, कोई गरीब हो या अमीर है। तो जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया कि किसी वस्तु का यदि टैक्स देना है तो जितनी उसकी प्राइस है, यदि उस पर प्राइस कोई चिप्स का पैकेट है और यदि वो 20 रुपए का है तो वह गरीब हो या अमीर हो उसे 20 रुपए पे करना ही करना है। तो इसलिए इस पे आय का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। प्रत्यक्ष कर में सबको एक समान रूप से भुगतान करना होता है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है, प्रत्यक्ष कर में कर विवर्तन संभव नहीं है, यानी कि इसमें शिफ्टिंग, कर को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर में शिफ्ट हो सकता है, कर विवर्तन हो सकता है, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है उसका भुगतान वही करता है, उसको शिफ्ट कर ही नहीं सकता। क्योंकि व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है, उस 1 लाख रुपए महीना मिलता है, उसको 10% गवर्नमेंट को देना है, वो किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता है कि वो जाकर के जिसके यहाँ सामान खरीदता है उसको कहे कि आप ये कर का भुगतान कर देना, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में यदि कर लगा दिया गया प्रोड्यूसर के ऊपर, जो कोई व्यक्ति यदि मान लो जूते बना रहा है, शूज बना रहा है, जूते बना रहा है, जूते वाले पे गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया, 1 लाख रुपए उससे ले लिया। यदि उसने कहा कि आपके 1,000 जूतों पे इतना टैक्स रहेगा, टैक्स ले लिया, तो शूज वाला क्या करेगा, उस टैक्स को भुगतान तो कर देगा लेकिन उसको प्राइस में जोड़ देगा, प्राइस में ऐड कर देगा, और लोगों से जो उस जूते को खरीदेंगे उनसे वो धीरे धीरे करके वो इकट्ठा कर लेगा। तो इसलिए अप्रत्यक्ष कर में, इनडायरेक्ट टैक्स में कर विवर्तन संभव है। कर विवर्तन का मतलब होता है जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया वो टैक्स को आगे शिफ्ट कर दे, अपने से आगे लोगों को शिफ्ट कर दे, या अपने कर्मचारियों पे शिफ्ट कर देगा, उसमें जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर उसको थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर टैक्स, उनके आय को थोड़ा कटौती करके उस टैक्स को वसूल कर लेगा। तो अप्रत्यक्ष कर का यह विशेषता होता है कि वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है, जबकि प्रत्यक्ष कर में ऐसा नहीं होता है। चौथा है, व्यक्ति का लाभ और आय कर की दर को प्रभावित करते हैं, अर्थात व्यक्ति का लाभ और आय कर की दर को प्रभावित करते हैं, मतलब कि लाभ और आय यदि ज्यादा होगा तो कर की दर ज्यादा होगी। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में टैक्स के स्लैब बनाए जाते हैं, और टैक्स के स्लैब में
2.5 लाख से 2.5 लाख से ऊपर के टैक्स को 10%, फिर 5 लाख से ऊपर के टैक्स को 20%, इसी प्रकार से स्लैब बना दिया जाता है। तो जितना ही टैक्स का टैक्स का स्लैब ज्यादा होगा उतना ही कर की दर बढ़ जाएगी। जबकि अप्रत्यक्ष कर में कर की दर किसी व्यक्ति के आय से अप्रभावित रहती है। अभी हमने वही देखा कि व्यक्ति की आय से कर की दर अप्रभावित होती है। कौन सी कर की दर? इनडायरेक्ट टैक्स। पांचवा है कर संग्रहण जटिल एवं कठिन है। डायरेक्ट टैक्स में कल कर को कलेक्शन करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें टैक्सेस कई एक तो कई स्लैब होते हैं। 5%, फिर कुछ इनकम, कुछ के बाद 10%, फिर 20%, कई स्लैब होते हैं। ज़्यादा जो इनकी इनकम होती है उनसे 30% भी टैक्स लिया जाता है। तो 5%, 10%, 20%, तो लोग इसमें टैक्स से बचने की कोशिश भी करते हैं, तो इसलिए इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा होती है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में सुविधाजनक है कि प्राइस में ही टैक्स जुड़ा रहता है, उस प्राइस को भुगतान करते ही टैक्स गवर्नमेंट को चली जाती है। तो इसको इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यह इनकम से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इनकम से जुड़ा हुआ नहीं होता है। छठा है प्रत्यक्ष कर में आयकर, संपत्ति कर, कारपोरेट कर आदि शामिल होते हैं। आयकर, संपत्ति कर, कारपोरेट कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कर में वैल्यू एडेड कर, या यानी कि जीएसटी अब हो गया है, पहले वैट था, अब जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, बिक्री कर, सेल टैक्स, सेवा कर, सर्विस टैक्स, अब जीएसटी हो जाए, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, एक टैक्स हो गया। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। सातवां है कर चोरी की घटना संभव है। कर चोरी इसमें हो सकती है। इसमें कर चोरी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो वस्तुओं को खरीदेगा वो निश्चित रूप से प्राइस देकर ही खरीदेगा। कोई दुकानदार आपको फ्री में वस्तु देगा नहीं, और जैसी प्राइस देंगे आप ऑलरेडी उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, टैक्स ऑलरेडी आप पे कर देंगे। तो इसमें कर चोरी, कर से बचना असंभव है। इसमें है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, CBDT, केंद्रीय सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, CBDT, इसको मॉनिटरिंग करती है। जो बोर्ड है, जो संस्था है, और इसकी जो मॉनिटरिंग है वो CBIC करती है। CBIC, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये CBIC, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सीमा शुल्क बोर्ड, इस इनडायरेक्ट टैक्सेस का मॉनिटरिंग करती है। तो दोनों के टैक्स को वसूलना और टैक्स निर्धारित करने के दोनों के बोर्ड अलग अलग हैं। नेक्स्ट है, नौवां है प्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रगतिशील होते हैं। प्रगतिशील मतलब यही हुआ कि आय बढ़ने के साथ उसके दर बढ़ते जाते हैं। 5%, फिर 10%, फिर 20%। और अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होते हैं, प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है उसके टैक्स के परसेंटेज कम होते हैं। और दसवां और लास्ट है, जिस पर कर लगाया जाता है वह कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। जिस पर टैक्स लगाया गया वही उसका भुगतान करेगा। जबकि अप्रत्यक्ष कर में केवल वही व्यक्ति जो लाभ प्राप्त कर रहा है कर का भुगतान करने का उत्तरदायी है। यानी कि यदि हम अ, कार खरीद रहे हैं तो कार के टैक्स को केवल हम भुगतान करेंगे। यानी कि जो व्यक्ति कार खरीद रहा है केवल वही टैक्स का भुगतान करेगा। ऐसा नहीं कि जो नहीं उसका आनंद लेगा वो भी उस टैक्स का भुगतान करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कुछ और टाइप्स हैं टैक्स के। पहला है आयकर तथा संपत्ति कर। आयकर क्या होता है? इनकम टैक्स क्या होता है? जो आय पे, आय हम जानते हैं कि आय और संपत्ति दो चीजें होती हैं। इनकम, इनकम एक फ्लो चर है, और संपत्ति, वेल्थ, कई बार दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, वो गलत है। वेल्थ एक स्टॉक चर है। जैसे घर है, मकान, तो मकान वेल्थ है, ठीक है। होम वेल्थ है। कार है आपके पास, ये वेल्थ है, ठीक है। ज्वेलरी है, गोल्ड है, वो वेल्थ है। तो जो संपत्ति के रूप में पड़ा है वो वेल्थ है। इनकम फ्लो है। जैसे आपने घर को किराए पे दे दिया, रेंट पे, और रेंट के रूप में आपके पास 10,000 रुपये महीना आने लगा, ये हो जाएगा इनकम। तो इनकम फ्लो यानी कि इनकम हमेशा चलता रहेगा, आता रहेगा, हर महीने 10,000 आएगा। या आपने कार को किराए पे लगा दिया और हर महीने 5,000 रुपये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। तो वेल्थ और इनकम पे अंतर होता है। वह कर जो इनकम पे लगाया जाए तो वह क्या होता है? आयकर होता है। और वह कर जो संपत्ति पे लगाया जाए, वेल्थ पे लगाया जाए, ये बोल दिया जाए कि गोल्ड है तो आपके पास यदि 1 किलो से ज़्यादा गोल्ड है तो आप गवर्नमेंट को 10% आप टैक्स देंगे, तो ये वेल्थ कर हो गया।
ठीक है। और यदि यहाँ पे इनकम टैक्स में लगा दिया कि यदि साल में आपको 1 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका 10% आप गवर्नमेंट को देंगे, तो ये इनकम टैक्स हो गया। तो बोथ आर डिफरेंट, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। एक होता है मूल्यानुसार कर, विशिष्ट कर, एड वैलोरम टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। मूल्यानुसार कर यानी कि कीमत पे लगाया जाए, प्राइस के अनुसार, ठीक है, प्राइस बढ़ती है तो उसके अनुसार उस पर टैक्स लगाया जाए, तो एड वैलोरम टैक्स कहते हैं उसको। और एक होता है विशिष्ट कर, स्पेसिफिक टैक्स, किसी एक एक चीज पे टैक्स लगा दिया जाए, ठीक है, केवल आपके पास लैंड है तो लैंड पे केवल टैक्स लगा दिया जाए, यह विशिष्ट कर हो गया, स्पेसिफिक टैक्स हो गया। या किसी एक वस्तु पे कोई खास करके टैक्स लगा दिया गया, जैसे सिगरेट पे टैक्स लगा दिया, सिगरेट पे टैक्स लगा दिया, तो स्पेसिफिक टैक्स कहलाएगा, विशिष्ट कर। तो ये दो तरह के टैक्स हैं। इसके आगे नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स का क्लासिफिकेशन है जो हमें जानना चाहिए, वो है 5वां नंबर। इसको रिग्रेसिव टैक्सेस, अनुपातिक टैक्सेस, इसमें 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, और प्रोग्रेसिव टैक्सेस, ये हम यहाँ पे समझेंगे थोड़ा अच्छे से। जिसमें पहला है प्रतिगामी टैक्सेस, रिग्रेसिव टैक्सेस। प्रतिगामी वह कर है जिसमें कर की दर आधार आय में वृद्धि के साथ क्रमशः घटती जाती है, और इस प्रकार का कर का बोझ गरीबों पर अधिक पड़ता है। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे आदमी की आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर घटती जाती है। यदि 1 लाख रुपए है और इस पे हम कर की दर लगा दिए 20%, यदि व्यक्ति की आय 2 लाख बढ़ गई, 2 लाख है, तो इस पे हम टैक्स की दर लगा दिए 10%। यदि व्यक्ति की आय 3 लाख से, तो इस पे हम कर की दर लगा दिए 5%। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर घटती जाती है। इसका फायदा यह है कि बहुत सारे देशों में ये टैक्स लगाया जाता है। इसका फायदा यह है कि लोग ज्यादा कमाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसकी अच्छाई ये बनाई जाती है कि जो 1 लाख कमा रहा है ये सोचता है कि हम और मेहनत करें और अपनी आमदनी को 2 लाख तक पहुंचा दें, ताकि हम गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़े। जो 2 लाख कमाता है वो सोचता है कि हम और मेहनत करके 3 लाख पे पहुंच जाए, ताकि गवर्नमेंट को हम 5% टैक्स देंगे। तो ये रिग्रेसिव टैक्स कहलाता है। इसको यदि हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो कुछ इस तरह का होगा। यदि इस पे हम इनकम लेवल दिखाएं और इस पे हम टैक्स रेट दिखाएं वाई एक्सिस पे, तो इसका जो टैक्स ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा, रिग्रेसिव टैक्सेस। ये जीरो हो गया। तो ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ रहा है टैक्स की दर बढ़ जा रहा है। वो आई इनकम पे टैक्स की दर ये है, ओटी है। यदि आय बढ़ करके और यहाँ आ गया, यहाँ पे आय बढ़ करके ओ आई 1 हो गया, तो टैक्स घट करके ओ टी 1 हो जाएगा। इतना ही टैक्स देना पड़ेगा, पहले से कम हो जाएगा। तो ये इसका जो ग्राफ बनता है वो नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग इसका रेखा रहता है। तो हालांकि इसका बोझ गरीबों पे ज़्यादा पड़ता है और गरीब को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स जितना ही कम है, यदि जीरो इनकम है तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन वो गरीब कहाँ से देगा। तो इसके लिए एक मानक शुरू बना दिया जाता है कि इतना इनकम है तो आपको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि इस तरह का टैक्स अब लोकतांत्रिक देशों में संभव नहीं है, नहीं लगाया जाता है, हमारे देश में भी नहीं है। लेकिन ये टैक्सेस खासियत ये बताया जाता है कि लोग ज़्यादा मेहनत करने के लिए बाध्य होते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। नेक्स्ट है अनुपातिक टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स। अनुपातिक कर वह कर है जिसमें कर के आधार के परिवर्तन के बाद भी कर की दर अपरिवर्तित रहती है। यानी कि कर का जो परसेंट है वो स्थिर रहता है और इनकम बढ़ने के साथ ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। तो अनुपातिक कर को ऐसे दिखा सकते हैं कि यदि 1 लाख है और 10% ही कर की दर है, 2 लाख परसेंटेज 3 लाख और परसेंटेज 10 ही रहेगा। लेकिन अब 1 लाख पे 10,000 हो जाएगा, 2 लाख पे 20,000 हो जाएगा, टैक्स बढ़ता जाएगा, 3 लाख पे 30,000 टैक्स हो जाएगा। तो टैक्स बढ़ता जाएगा, जबकि जब जो रेशियो है वो टैक्स का स्थिर है। तो इसको प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं, यानी कि सबके साथ जस्टिस होता है। यदि इनकम बढ़ता है टैक्स अपने आप बढ़ने लगता है, और इसको हम प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। इसको यदि हम ग्राफ पे दिखाएं तो ग्राफ पे कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसको हम ऐसे दिखाएं, ये एक्स एक्सिस है, इस पे हम इनकम को दिखाएं तो यह एक स्थिर दर पे रहेगा। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टैक्सेस, ये ओटी मान लेते हैं, ये 10% है, इस पे टैक्स रेट दिखाया गया है। तो ओटी इनकम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो आई इनकम पे इतना टैक्स उसको देना पड़ेगा। यदि इनकम उसकी बढ़ करके और वो आई 1 हो जाता है तो उसकी टैक्स कुल इतना देना पड़ेगा। लेकिन टैक्स रेट
उतना ही रहेगा, 10% ही रहेगा। तो ये एक आधार अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनल रेट कहलाएगा, प्रोपोर्शनल टैक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है जो काफी पॉपुलर टैक्स है, प्रगतिशील टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स। ये वो टैक्स होते हैं जो इनकम बढ़ने के साथ बढ़ते जाते हैं, जैसा कि ज्यादातर देशों में ये लागू होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। और ये कहता है कि जैसे हमारे देश में 2.5 लाख टैक्स पे, लाख इनकम पे क्या टैक्स नील है, और 2.5 लाख 2.5 लाख टू 5 लाख पे 5% टैक्स है। 5 to 10 लाख पे 20% टैक्स है। और 10 लाख एंड एवब पर 30% टैक्स है। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी कि इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है, देख रहे हैं, इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है, टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है। तो ये सबसे खतरनाक टैक्स माना जाता है, प्रगतिशील टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टैक्स रेट बढ़ता जाएगा, ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ज्यादा जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि ये आशा की जाता है कि गवर्नमेंट को उनसे टैक्स लेना चाहिए जिनके पास ज्यादा आमदनी आ रही है, जिनके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, उनसे गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स लेना चाहिए और अपने खर्चे को पूरा करना चाहिए। तो इसको कैसे हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं, इसको यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डाल्टन ने इसमें कहा कि प्रगतिशील करोड़पति में करदाता को आय जितनी अधिक होती है उतनी अधिक अनुपात में वो कर देते हैं। तो यदि हम इसको ग्राफ में दिखाएं, तो इस पे यदि हम इनकम, इस पे हम, सॉरी, रेट टैक्स रेट इस पे हम दिखा रहे हैं, और इस पे हम इनकम को दिखा रहे हैं, इनकम की दर को। तो जो प्रोग्रेसिव टैक्स होगा वो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ऊपर की ओर जाता हुआ, प्रोग्रेसिव टैक्स। तो जब इनकम कम है, ओ आई है, तो टैक्स की दर भी कम है, ओ टी है। यदि इनकम बढ़ के और ओ आई 1 हो गया तो टैक्स की दर भी बढ़ के ओ टी 1 हो जा रहा है। तो ये अपवर्ड अपवर्डिंग होता है, जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है अपवर्डिंग इंक्रीजिंग होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो टैक्स रेट भी बढ़ते जाता है। तो ये अनुपातिक कर और प्रगतिशील कर था। तो ये टैक्सेशन के ऊपर बनाया गया वीडियो है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, और इसमें ज़्यादातर कवर किया गया है टैक्स के बेसिक कंसेप्ट को। टैक्स पे और आगे भी हम अभी जो बाकी के बचे हुए जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम जारी रखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।